मैंने कहीं पढ़ा था कि पिछले 20 साल में 20 मल्टीनेशनल्स जो है पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। इसमें असल में बहुत ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करे खुद, ताकि उनको सिक्योरिटी की फिक्र ना करनी पड़े। अब वो कंपनी बाहर से आती है, सिक्योरिटी की भी उसको फिक्र उसको करनी पड़ती है। इस मुल्क में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सिक्योरिटी भी मुझे करनी पड़ेगी, तो भाई मैं किसी दूसरे मुल्क में क्यों नहीं चला जाऊँ जहाँ सिक्योरिटी कम है, सिक्योरिटी की कॉस्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRK जियो रिदम्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल कंपनीज़, और वो भी इंटरनेशनल कंपनीज़ जो ऑयल एंड गैस के शोबे से मुंसलिक हैं। पिछले 20 बरसों में 20 कंपनियां पाकिस्तान से जा चुकी हैं। इस हवाले से ये क्यों गई हैं, क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस आए हैं, क्या इनको प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे थे, क्या हमारे ज़खायर ख़त्म हो गए थे, क्या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, या गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट नहीं किया, ये सब सवालों के जवाब हम लेंगे मोइन रज़ा खान साहब के से। मोइन रज़ा खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुर्तज़ा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हम आज बात करेंगे कि मल्टीनेशनल्स क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि पिछले 20 साल में 20 मल्टीनेशनल्स जो है पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी। तो थोड़ा सा बताएं कि ये मतलब साल की एक कंपनी जा रही है तो इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने दोस्त फरमाया, बड़ी तकलीफ़देह बात है ये। अब मैं ख़ुद क्योंकि ऑयल एंड गैस से सारा इतना लंबा अर्सा मैं वाबस्ता रहा हूँ, 20 साल में 20 की बात कर रहे हैं ना। मैं अपना कैरियर जो है 1983 में शुरू किया था, और इस दौरान तकरीबन कोई 30 के करीब कंपनियां पाकिस्तान आईं और पाकिस्तान छोड़ के चली गई। इसमें मेरा ख्याल है 8-9 अमेरिकन कंपनी थी, 5-6-7 कैनेडियन कंपनीज थी, ब्रिटिश कंपनीज थी, दूसरे मुल्कों की, यूरोप की, इसकी, इटली, या दूसरे मुल्कों की कंपनीज थी। तो सारा मिला के कोई ये फिगर 27-28-27-30 का बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि किसी भी मुल्क के लिए, गैर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो कि तरक्की पजीर मुल्क है, इसके लिए गैर मुल्की कंपनियों की ज़रूरत क्यों है मल्टीनेशनल की? सवाल तो ये बनता है। जी प्लीज़। तो हाँ, मैं बताऊं आपको कि देखें, ये ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन का जो बिज़नेस है, ये हाईली रिस्क इंटेंसिव है। यानी कि 10% 20% चांस ऑफ सक्सेस होता है। ओके। बहुत अच्छा चांस ऑफ सक्सेस समझा जाता है। अगर हम कहें 30% बहुत अच्छा चांस सक्सेस अच्छा है, तो इसका मतलब ये हो गया 70% चांस ऑफ फेलियर, 80% चांस ऑफ फेलियर, 90% चांस ऑफ फेलियर। और इन्वेस्टमेंट्स भी इतने हाई हैं, और चांस ऑफ फेलियर हमेशा ज़्यादा होता है। चांस कामयाबी के इम्कान से नाकाम होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। तो और इसी हिसाब, और लेकिन पैसा भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इसमें, हाईली कैपिटल इंटेंसिव, बहुत बड़े ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए होती है, जो नेचुरली तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान जैसे तरक्की मुल्क के पास नहीं है। इसको ज़रूरत है कि बाहर की कंपनियाँ यहाँ आएँ और टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, पैसे लेकर आएँ। तो कंपनी को क्या चाहिए होता है? कंपनी को चाहिए होता है कि वो जो खर्च करें उसको उनको रिवार्ड भी मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी, तो ये जिसे हम रिस्क और रिवॉर्ड बोलते हैं, कि रिस्क इतना कि वो रिस्क लेंगी ये समझते हुए। अच्छा, तो ये क्या मतलब यहाँ क्या ज़खायर की कमी की वजह से चले गए या कोई और वजह से चले गए? देखें, फिर मैंने जैसे कहा कि कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए आती हैं, लेकिन उसका टेंजेंशियली फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। पाकिस्तान की कैपेसिटी डेवलपमेंट होती है, रिसोर्स की डेवलपमेंट होती है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आती है, लोग उसको सीखते हैं, और इसी तरीके से CSR का प्रोग्राम होता है, लोगों के एरिया जो जिस इलाके में काम कर रहे थे वहाँ फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर कंपनीज जो आई हैं वो आई हैं उस कॉरिडोर में जिसको हम ऑयल एंड गैस का कॉरिडोर बोलते हैं, जिसको हम सेंट्रल ऑयल एंड गैस का कॉरिडोर बोलते हैं। अच्छा, ये कॉरिडोर है क्या? ये दरियाए सिंध के साथ साथ अगर यहाँ से नीचे से चलें तो उसके दोनों तरफ गैस की पाइपलाइनें मौजूद हैं, ऑयल की पाइपलाइनें मौजूद हैं, और ये
इसका हब जो बनता है सुई बनता है, क्योंकि सुई सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, तो सारी पाइपलाइन है उसकी, उसके नॉर्थ में, हमारे यहाँ तो नाम ही सुई साउदर्न गैस, सुई नॉर्दर्न गैस ही बना भी इसलिए। तो इसके सराउंडिंग में अगर हम कहें कि भाई 40 किलोमीटर ईस्ट में और 40 किलोमीटर वेस्ट में, या थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, ये ऑयल एंड गैस का कॉरिडोर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम इस एरिया, क्योंकि ये आसान एरिया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हुई हैं, तो यहाँ पे कंपनीज आगे काम करती हैं, उनको डिस्कवरीज होती हैं, उनको फ़ायदा होता है, फिर वो देखती हैं कि यार ये एरियाज में अब वो डिस्कवरी होने के चांस कम हो रहे हैं, यानी कि डिस्कवरीज हो तो रही हैं लेकिन उनके साइज बहुत छोटे हैं। अब वो छोटे साइज जो है ना, उनकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड पे पूरे नहीं उतरते। बिल्कुल। अब जो गैर मुल्की कंपनियां काम करती हैं, उनके मद्दे नज़र क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब उनके जो कंपनियां हैं, उनके नज़दीक तो पूरी दुनिया उनका प्लेइंग फील्ड है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जो आपने बात लफ्ज़ इस्तेमाल की, बेहतरीन लफ्ज़ है, प्लेइंग फील्ड है उनके लिए। तो वो फिर पाकिस्तान में जो रिस्क, स्पेंड एंड रिवॉर्ड, ये जो मैट्रिक्स है, ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है उनके लिए, तो फिर वो पाकिस्तान उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं रहता। तो ये कितने साल का मतलब ज़ख़ीरा हो तो उस हवाले से वो इन्वेस्ट करती है? इसमें देखें, जो कंपनियां पाकिस्तान में छोड़ के गई हैं काम करने के बाद, जिनको मिला है वो छोड़ के गई हैं, वो तो समझ लें कि 10, 15, 20 साल का एक पीरियड होता है, जिसमें वो उनको डिस्कवरी हो जाती है, मिल जाती हैं, और उसके बाद उसको डेवलप करती हैं, दूसरी डिस्कवरी तलाश करने की कोशिश करती हैं, वो नहीं मिलती, जिसमें ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी होती हैं गैस और ऑयल में, उसको प्रोड्यूस करती हैं। जब वो प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, दूसरी नई डिस्कवरीज उनको मिलती नहीं है, तो फिर पाकिस्तान से चली जाती हैं। तो इनका 15-20 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, जब भी तो काम कंटिन्यू करती हैं। अगर उनको कोई डिपॉजिट मिलता है और वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता, तो ऐसी भी कंपनीज है कि उन्होंने डिस्कवरी करी लेकिन उसको डेवलप नहीं किया, उसके बगैर ही चली गई, ऐसी कंपनी है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात भी है और फ़िक्र अंगेज़ बात भी है, वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मकदार में कंपनीज, यानी कि 70% कंपनीज जो गई हैं पाकिस्तान से, वो उस तरह गई हैं कि उन्होंने एक वेल ड्रिल किया, या 2 वेल ड्रिल किए, या 3 वेल ड्रिल किए, जो उनकी कमिटमेंट थी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ, और उनको कोई कामयाबी नहीं हुई, तो उन्होंने मज़ीद ड्रिलिंग नहीं करी और अपना फोकस शिफ्ट कर दिया दुनिया के दूसरे इलाकों में। नहीं, तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी की इसमें वजह हो सकते हैं कि उन्होंने उनको कन्विंस, पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि वो कन्विंस हुए कि टू स्टे लॉन्गर। देखें, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होती है जियोलॉजी, कि पाकिस्तान की जियोलॉजी ऐसी है कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं, बड़े ज़खायर हैं, दरमियाने ज़खायर हैं। और दूसरी चीज़ होती है रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, इंसेंटिव्स, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको रोकने के लिए उनको इंसेंटिवाइज़ किया है, उनको मराद दी हैं ज़्यादा कि वो यहाँ रुकें। अब मैं आता हूँ, देखें, पाकिस्तान के जो नॉन ऑयल एंड गैस का जो कॉरिडोर है, उसमें तो ऑयल कंपनीज एक्सप्लोरेशन करने में दिलचस्पी लेती रही हैं, लेकिन उनको उसमें बड़े ज़खायर नहीं मिल रहे थे, छोटे ज़खायर मिल रहे थे जो उनके इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड के ऊपर पूरा नहीं उतरते थे, तो चली गई। लेकिन अब आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो सेडिमेंट्री एरिया है वो 820,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका तकरीबन 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ऑयल एंड गैस कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं। इसमें से बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जो कि पहाड़ी सिलसिले के अंदर है, जिसमें सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है, कोहे सुलेमान का, इसमें कोहे किरतर का पहाड़ी सिलसिला है, इसमें मकरान के जो पहाड़ हैं उनका सिलसिला है, इसमें जो पोठवार के और कोहाट के जो पहाड़ हैं उसका सिलसिला है। अब ये पहाड़ी सिलसिला जब शुरू होता है ना, तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वहाँ पर रोड अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जाने के लिए कंपनी को रोड बनाने पड़ते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है करना। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे ट्रैवल इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। उनको सिक्योरिटी अपने काम करने के लिए सिक्योरिटी
हायर करनी पड़ती है, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी सिक्योरिटी हायर करनी पड़ती है, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी हायर करनी पड़ती है। तो ये कॉस्ट सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा होती है। हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि ये तकरीबन 25% तक, मुझे जहाँ तक याद है, चली जाती है। 25% तक तकरीबन आप समझ लें कि दोनों चीज़ें मिला के, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन, साइट कंस्ट्रक्शन, टेरेन टेरेन की इश्यूज़ को, यानी कि पहाड़ी इलाकों की इशू को कि हम वहाँ पे पहुँच सकें उन इलाकों, सब इन सब। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जियोलॉजी जो होती है उन रीजन की, वो अनफेवरेबल नहीं है, वो फेवरेबल है कि वहाँ पे ऑयल एंड गैस के ज़खायर मिले, लेकिन वहाँ पे क्योंकि डिस्कवरीज नहीं हुई हैं तो इसलिए रिस्क का फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो सर ओवरऑल हम इसको ये कह सकते हैं कि फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा उनको। देखिए, मैं फैसिलिटेट किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज तो किया गया। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने प्राइसेस बहुत बेहतर कर दी है, गैस प्राइस बहुत अच्छी बढ़ा दी है, मगर मैं फिर सब ईमानदारी की बात है, मैं कहता हूँ कि देखें, पहले भी मैंने ये कही थी कि यार आप गैस प्राइस जो है $5 की जगह $15 भी कर देना, वो उस वक्त एप्लीकेबल होगी जब डिस्कवरी होगी। सही है। अगर डिस्कवरी नहीं होती, कंपनी ने 1 वेल ड्रिल किया, 2 वेल ड्रिल किए, 3 ड्रिल किए और उसमें कोई डिस्कवरी नहीं हुई, चली गई, उसका तो खर्चा सारा का 75 मिलियन या $100 मिलियन उसने खर्च किया, तो चला गया ना। इसमें असल में बहुत ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करे खुद, ताकि उनको सिक्योरिटी की फिक्र ना करनी पड़े। अब वो कंपनी बाहर से आती है, सिक्योरिटी की भी उसको करनी पड़ती है। इस मुल्क में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सिक्योरिटी भी मुझे करनी पड़ेगी, तो भाई मैं किसी दूसरे मुल्क में क्यों नहीं चला जाऊँ जहाँ सिक्योरिटी कम है, सिक्योरिटी की कॉस्ट नहीं है। अब मैं इराक की मिसाल देता हूँ। PPL जो है इराक के अंदर काम कर रही थी, हमने बड़े मुश्किल एरिया में काम किया जहाँ पे दाइश की भी एक ज़माने में मौजूदगी थी, बाद में ख़त्म हो गई थी, लेकिन वहाँ पे माइंस बिछी हुई थी जो कि एक्सप्लोड हो सकती थी, लेकिन वो उनको माइन की क्लियरेंस का काम, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम हमें गवर्नमेंट ऑफ इराक ने किया। तो ये अगर हम फैसिलिटेट इस तरीके से नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी कॉस्ट भी अगर बाहर की कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी, तो फिर वो काम करने कैसे काम करेंगे? मेजर फैक्टर इज सिक्योरिटी। जबकि उन एरियाज के अंदर, जबकि उन एरियाज में अभी दरियाफ्तें भी नहीं हुई हैं 1-2, लेकिन इतनी कोई ज्यादा दरियाफ्तें भी नहीं चले वो वहां से कमा रहे हो तो वो एक्सपेंस पे भी कर दे, अभी तो जेब से पे करना पड़ रहा है जी। तो अभी हमें देखें ना, हम बोनेंजा प्राइसेस की बात करते हैं, प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं। हम अगर ये कहेंगे भाई आप आए मल्टीनेशनल कंपनी, आप आए इन एरियाज में काम करें, आपको सिक्योरिटी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, तो बहुत फर्क पड़ जाए, बहुत फर्क पड़ेगा। आप उनको बोले कि भाई आप जो मशीनरी लेकर आ रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे लेकर आते हैं, उस पर कोई टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे, या अगर आपकी आप यहाँ पे काम करते हैं, अगर कोई डिस्कवरी होती है तो हम आपसे अगले 5 साल तक आपको टैक्स हॉलीडे देते हैं। तो ये वो इंसेंटिव हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को अपने बेनिफिट्स जो उनको जो पॉसिबली होते हैं उनको कट करना पड़ेगा। आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ सामने आती है, रिस्क रिवॉर्ड। ये क्या होता है थोड़ा? देखिए, रिस्क रिवॉर्ड वही है कि कंपनी कहती है कि मैं अगर इस मुल्क में जाता हूँ, कोई भी नहीं कंपनी कहती है मैं इस मुल्क कंपनी किसी मुल्क में आना चाहती है, तो वो वो बहुत सारे मुल्कों को आपस में कंपेयर करती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे 20% चांस ऑफ सक्सेस है मेरा, ये मेरा रिस्क यहाँ पे 80% का है, लेकिन यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा जिसकी मैं अगर डॉलर वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो मिलता है मुझे $100 मिलियन। यहाँ इस मुल्क में मुझे 70 मिलता है। फिर वो पाकिस्तान पे आता है, पाकिस्तान में कहता है कि यार यहाँ पे यहाँ पे मेरा फेलियर का चांस जो है वो 80% है, यानी चांस ऑफ सक्सेस मेरा 20% है, ये मेरा रिस्क है 80% का, लेकिन रिवॉर्ड मेरा 30% है, क्योंकि मैं $30 मिलियन है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट और ये और वो जो मुझे भुगतनी पड़ी है वो सारी मैंने कर दी है, तो उसके बाद सारी कॉस्ट निकालने के बाद मेरा जो रिवॉर्ड है वो $30 मिलियन बनता है। तो वो नहीं जाएगी उस एरिया में। ये है रिस्क रिवॉर्ड, इसको रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स बोलते हैं। इस रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी डिसाइड करती हैं कि किस मुल्क में उनको जाना चाहिए, किस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के जो एक्सप्लोरेशन एरियाज़ हैं, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड जो के मौके हैं वो क्या फराहम है, मतलब कंपनीज को? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उन एरियाज में जहाँ अभी काम नहीं हुआ। जो कंपनीज को जो चीज़ परेशान करती है वो है सिक्योरिटी। अच्छा। दूसरी चीज़ जो है वो होती है कि भाई रोड बनाना और ये सब कुछ करना कंपनी, लेकिन वो भी बर्दाश्त कर जाती है। कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात पर आता है
कि एक तो सिक्योरिटी की कॉस्ट उसको बहुत बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हमारे जो बिजनेस है इसके अंदर, मैं इसको कैपिटल इंटेंसिव बोलता हूँ, रिस्क इंटेंसिव बोलता हूँ, और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव बोलता हूँ। तो मैं ये भी कहता हूँ कि भाई ये इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हम साइस्मिक सर्वे कर रहे होते हैं, ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास 700, 800 लोग और स्किल्ड होता है वो ऐसा। तो उन तमाम लोगों को, जी उसमें स्किल भी होता है, नॉन स्किल भी होता है, सेमी स्किल भी होता है, लेकिन उन तमाम लोगों की भी सिक्योरिटी कंपनी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक आदमी की जान अगर जाया होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर होती है। खासतौर पर गैर मुल्की कंपनियां तो इस मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। बिल्कुल। तो अब वो उनको अगर सिक्योरिटी की कॉस्ट खुद बेयर करनी पड़े और वो हिमोंगस कॉस्ट हो, और उसके बावजूद इंसिडेंट भी हों कि जिसमें लोग जख्मी भी हों और हलाकतें भी हों, तो फिर वो कंपनी जो है उसके लिए बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं रहती है चीज़। सर, तो ये जितनी कंपनियां गई हैं तो उसका पाकिस्तान की मईशत पे कितना आप समझते हैं असर पड़ा होगा? देखें आप, सारी जो क्रक्स है वो यही है कि देखें ऑयल एंड गैस का बिजनेस क्योंकि बहुत महंगा बिजनेस है, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर हम नहीं चल सकते। पाकिस्तान में 3 कंपनीज हैं जिनको हम स्टेट ओन एंटरप्राइज कहते हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDCL और GHPL है। लेकिन GHPL ऑपरेटर नहीं है, इसलिए हम उसको अलग कर देते हैं, हम मारी पेट्रोलियम को शामिल कर देते हैं, क्योंकि मारी पेट्रोलियम एनर्जी हो गई, मारी एनर्जी हो गई, जो कि 100% पाकिस्तानी कंपनी है, फौजी फाउंडेशन के अंडर आती है। तो स्टेट ओन एंटरप्राइज तो नहीं हुई, लेकिन प्राइवेट कंपनी हो गई, लोकल कंपनी कहते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन पेल के नाम से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, इतनी उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में। अब ये जो बात आई थी PPL OGDCL मारी पेट्रोलियम पे, इसमें हम लोगों ने क्या करा कि हमने 2018 में LNG इंपोर्ट करना शुरू कर दी। इस पे काम हमने LNG इंपोर्ट करने पे 2013 से शुरू किया था। अब LNG जो है हमने इतनी एक्सपेंसिव इंपोर्ट करनी शुरू करी है, जिसकी हम कॉस्ट तकरीबन $13-12 पर 1000 क्यूबिक फीट दे रहे थे, जबकि हम इंडिजिनस गैस जो हम खरीदते हैं कंपनी से, उसकी कॉस्ट तकरीबन $3, कुछ जगहों पे $5 पर 1000 क्यूबिक फीट होती है। और जो कॉस्ट हम यहाँ पे, यानी कि गैर मुल्की कंपनियां जो भी काम करती थी यहाँ पे कर रही हैं, अभी भी कुछ कंपनी 2-3 कंपनीज है जो पाकिस्तान में गैर मुल्की काम कर रही हैं, आप अगर उनको $3, $4 या $5 देते हैं, तो आप उसमें से 40%, 50% रॉयल्टी और टैक्स के नाम पे ले भी लेते हैं। फिर वो पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जनरेट करती हैं, फिर वो पाकिस्तान में CSR की काम भी करती हैं। तो आप ये देखें कि आप जो उनको $3 या $4 दे लेते हैं, उसके जवाब में आपको भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो डायरेक्ट आप ले लेते हैं, उसके अलावा इनडायरेक्टली आप बहुत डायरेक्ट तो आप ठीक है, आप उनको $3 की प्राइस दे रहे थे, तो उसमें $1.5 तो वो खर्च कर रहे थे ना पाकिस्तान के अंदर, वो टैक्स की फॉर्म में और दूसरी फॉर्म्स के अंदर। लेकिन जब आप LNG इंपोर्ट करते हैं $12 के अंदर, $13 के अंदर, $14 के अंदर, तो वो तो 14 का 14 नेट आपने दे दिया। क्योंकि कोई लेबर इंटेंसिव। अब नुकसान उसका क्या हुआ? इंपोर्ट जो कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? सुई सदर्न गैस, सुई नॉर्दर्न गैस। ये क्योंकि इनके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सॉवरेन एग्रीमेंट हैं कतर के साथ और दूसरी कंपनीज के साथ, जो कि LNG प्रोवाइड करती हैं, जिनके LNG के कार्गो पाकिस्तान में आते हैं। तो वो LNG के वो जो सॉवरेन एग्रीमेंट है, वो डिक्टेट करते हैं कि पाकिस्तान को लेनी है और पाकिस्तान को ये अमाउंट पे करनी है, पाकिस्तान उससे इनकारी नहीं हो सकता। तो सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नॉर्दर्न पाइपलाइन जो है, ये करती क्या है कि इनके पास जो पैसे आते हैं इनके कस्टमर से, वो सारा का सारा डाइवर्ट हो जाता है, 70-80% उसका डाइवर्ट हो जाता है बाहर से LNG खरीदने के लिए। अब जो PPL से और OGDCL से जो वो गैस खरीद रही हैं, और कुछ हद तक हमारी पेट्रोलियम से भी या हमारी एनर्जी से भी, वो पैसे दे नहीं पाते हैं इनके। तो क्या हुआ है कि एक तो आपने महंगी गैस खरीदी, फिर पाकिस्तानी कंपनीज जिनको पाकिस्तान में काम करना चाहिए क्योंकि मल्टीनेशनल जा चुकी हैं, तो हम ट्रिपल हिट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये कि मल्टीनेशनल चली गई, बिल्कुल वो आ गया पाकिस्तानी कंपनी के ऊपर। पाकिस्तानी कंपनीज को आप
गैस जो पाकिस्तानी कंपनी पे प्रोड्यूस कर रही हैं सिस्टम में डाल रही है, उनको पैसे नहीं मिल रहे उसके, सर्कुलर डेट जिसको कहते हैं, गर्दिशी कर्जा। तो पाकिस्तान तो इन कंपनी की तो आपने कमर तोड़ दी कि उसके करने के काबिल ही नहीं रही एक्सप्लोरेशन। तो हम तो इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब कंडीशन में है। मल्टीनेशनल कंपनीज को हमें पूरा जोर लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑफशोर के हवाले से कहा कि ऑफशोर के लिए हमें प्रमोशन करनी पड़ेगी, इस तरीके से हमें पाकिस्तान में तो इसमें मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि थोड़ा सा कुछ रोड मैप बताएं कि जोर लगाना तो होगा, मतलब वो जोर लगाने से तो नहीं आ जाएगा, कहाँ किस तरह कैसे जोर लगाना होगा, क्या उनको प्रेजेंट करना होगा जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो आए हमारे पास। देखिए मर्तज़ा साहब, बहुत ही अहम सवाल है इस लिहाज से कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉरिडोर सेंट्रल ऑयल एंड गैस कॉरिडोर है वो तो अच्छा खासा एक्सप्लोर हो चुका है और गैर मुल्की कंपनियां, अब ईमानदारी की बात है कि उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। आपको बताना पड़ेगा उनको कि भाई ये जब आप निकलेंगे वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे आप ट्रैवल प्रॉब्लम भी है, जहाँ टेरेन की प्रॉब्लम भी है, जहाँ दूसरी हॉस्टिलिटीज़ भी हैं, तो अगर आप उनको गारंटी देते हैं कि मैं आपको यहाँ रिवॉर्ड भी बहुत बेहतर दूंगा, टैक्स हॉलीडेज भी होंगी यहाँ पर, और आपको डिस्कवरी अगर आपकी होती है तो आपको 3 या 4 साल के लिए टैक्स हॉलीडे भी होगी, और मैं आपको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करेगी। भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान LNG भी तो इम्पोर्ट कर रही है ना, इतनी महंगी, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर सिक्योरिटी कॉस्ट तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनीज का ये सिक्योरिटी कॉस्ट अगर ये बेयर करते तो कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर क्यों नहीं आएंगे पाकिस्तान में, जबकि मतलब जियोलॉजी तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, ऑयल एंड गैस के मिलने के इम्कान तो अच्छे हैं उन रीजन के अंदर। गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा और इस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली मल्टीनेशनल्स को पाकिस्तान में लाए बगैर किसी तरीके से मुमकिन नहीं है कि ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन हो सके अच्छे तरीके से और ज़्यादा बड़ी डिस्कवरीज हो सके और पाकिस्तान खुद कफील हो सके ऑयल एंड गैस में। थैंक यू सो मच मोइन रज़ा खान साहब। थैंक यू सो मच।